FLD द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आज हम हमारा सेकंड लेक्चर कवर करेंगे मेडिवल हिस्ट्री का। पहला लेक्चर जिसने भी नहीं देखा है पहले वो देखे, उसके बाद सेकंड लेक्चर पे आए जिससे कि कंसेप्ट क्लैरिटी हो पाए। और आज हम बेसिकली दो रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक मोहम्मद गोरी और दूसरा द ग्रेट पृथ्वीराज चौहान। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम टाइमलाइन को देखेंगे कि इंडिया में जो मेडिवल एरा है उसमें मुस्लिम रूलर्स रहे हैं वो स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290, खलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, तुगलक डायनेस्टी 1320 to 413, सैयद, लोधी एंड मुगल फ्रॉम 1526 to 1857। और अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो इट इज़ द मुस्लिम इन्वेजन और द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गोरी इन इंडिया, बट वी विल कवर बोथ द रूलर्स साइमल्टेनियसली, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। और मैं कितनी एक या दो लेक्चर्स में राजपूत रूलर्स की हिस्ट्री अलग से भी कवर कर दूंगा, जिससे कि क्या रहेगा कि एक जो कंसेप्ट क्लैरिटी रहेगी अबाउट द राजपूत रूलर्स एंड एवरीथिंग वो और अच्छे से हो जाएगी। हम अब हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। मोहम्मद गोरी और दी मोहम्मद गजनी, दीज वर द टर्किश ओरिजिन मुस्लिम्स, नॉट द अरब्स बट द टर्क। और एट द एंड हम देखेंगे कि मोहम्मद गोरी की शायद डेथ का कारण भी उसका टर्किश मुस्लिम होना ही बना। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि गजनवी एम्पायर मोहम्मद गजनी ने बहुत ही एक्सपेंड कर दिया था और फैला दिया था, लेकिन मोहम्मद गजनी के बाद वहाँ पर कोई भी जब एफिशिएंट रूलर नहीं आया तो वहाँ पे ऐसा तो होता नहीं है आज की तरह कि एक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा हो, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी हो। एक अगर रूलर अच्छा है, इट इज़ लाइक इफ द आर्मी इज लीडिंग बाय अ लॉयन, इट इज़ अ बेटर आर्मी। इफ द आर्मी इज लीडिंग बाय अ फॉक्स, इट इज़ नॉट दैट मच गुड। तो वैसे ही वहाँ का रूलर गिरा मेन, तो जब नया रूलर कोई अच्छा नहीं मिला, जैसे कि हमने मुगल एम्पायर में भी देखा था, इतना बड़ा एम्पायर था बट आफ्टर औरंगजेब डाउनफॉल शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि कोई अच्छा नया रूलर नहीं आया। और सेम गजनी में भी जब मोहम्मद गजनी के बाद कोई नया रूलर नहीं आया तो सल्तनत का डाउनफॉल शुरू हो गया। और उसके बाद सेल्जुक में भी जो टर्किश ओरिजिन के जो टर्क्स थे, पैगन टर्क्स, और जो बुद्धिस्ट थे जो कि अभी भी मुस्लिम में सेंट्रल एशिया में जो बुद्धिस्ट जो कि अभी भी मुस्लिम्स में कन्वर्ट नहीं हुए थे, उनके अटैक चालू हुए और उनके अटैक्स के कारण सेल्जुक एम्पायर भी अंदर से कमज़ोर हो गया। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, गुप्ता एम्पायर के कमज़ोर होने का कारण भी यही था कि हुन्स के अटैक्स गुप्ता एम्पायर पे चालू हो गए। तो एक सेम तरह की कंडीशन यहाँ थी। और ये एम्पायर बेसिकली दो हिस्सों में टूटता है सेल्जुक सल्तनत, एक ख्वारिज़म एम्पायर और दूसरा घुरिद। तो जो ख्वारिज़म एम्पायर था वो था हमारा नॉर्थन अफगानिस्तान और ईरान, मींस वेस्टर्न साइड। और जो घुरिद था वो हमारा था ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान। और इससे पहले जो घुरिद और ये सब गजनी की वैसाल स्टेट हुआ करती थी, लेकिन अब ये खुद ही एक अपना इंडिपेंडेंट एम्पायर बना लिया था। सेंट्रल अफगानिस्तान में मेनली था। अभी मैं आपको मैप पर भी दिखाऊंगा, आई विल शो यू ऑन दी मैप। घुरिद जो घुरिद एम्पायर था, घूर था, उसमें हमको मेनली दो ही रूलर्स के बारे में पढ़ना है। एक सुल्तान अलाउद्दीन, जिसने कि इस एम्पायर को एस्टेबलाइज किया था और जिसने कि गजनी को डिस्ट्रॉय कर दिया था 12th सेंचुरी एडी। और आज की तारीख में अगर देखा जाए, गजनी एक ये बहुत ही कह सकते हैं एक पिछड़ा हुआ या फिर विलेज जैसी हालत में है आज की तारीख में, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट। और दूसरा है, हमें दो ही रूलर पढ़ना है घुर एम्पायर के, एक सुल्तान अलाउद्दीन जैसे कि मैंने कहा, और एक सुल्तान साहबुद्दीन मोहम्मद, जिसका दूसरा नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद घोरी हम इससे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने घुरिद को जीता था, इसलिए से मोहम्मद घुरी या फिर मोहम्मद गोरी हम लोग कहते हैं, जो कि 1149 में पैदा हुआ था और 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगर आप इस मैप पे देखेंगे तो आपको इस मैप पर भी मिल जाएगा कि यहाँ पे ये है घुर और ये है गजनी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने मोहम्मद गोरी की बात कर लिया। मोहम्मद गोरी के बाद ख्वारिज़्म कहाँ पर था? ख्वारिज़्मी एम्पायर था ईरान में। ईरान कहाँ है? अफगानिस्तान के वेस्टर्न साइड। यहाँ ईरान है, अफगानिस्तान और इंडिया। तब ख्वारिज़्मी एम्पायर कारण जब ये एम्पायर एक्सपेंड वेस्ट में नहीं कर पाया तो फिर मोहम्मद घुरी ने अपनी नज़रें कहाँ गड़ाई? ईस्ट की तरफ। अब वो ईस्ट में एक्सपेंड करेगा जब वेस्ट, क्योंकि एक्सपेंड तो करना है, और क्योंकि पुराने एम्पायर्स एक्सपेंड करना एक बेसिक नेसेसिटी रहती थी, तो उसने फिर कहाँ से वेस्ट में एक्सपेंड नहीं कर पा रहे तो ईस्ट में एक्सपेंड करेंगे। लेकिन ईस्ट में कौन रूल कर रहा था? ईस्ट में
दिल्ली में इंडिया में उस टाइम कौन रूल कर रहा था? दिल्ली में चाहमांस या फिर चौहान। चौहान धीरे धीरे ग्रो करते जा रहे थे अपनी पावर। पहले चौहान से पहले दिल्ली में तोमर थे, तो तोमर को हराकर चौहान दिल्ली में आ गए थे। बेसिकली अगर चौहान कहाँ से थे? अजमेर से थे, और धीरे धीरे चौहान की पावर्स बढ़ती जा रही थी। इन्होंने दिल्ली तोमर से लिया था। और पृथ्वीराज थर्ड, जो कि हम पृथ्वीराज चौहान जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था, वो थे पृथ्वीराज थर्ड। और जब वो 11 साल के थे तब वो उन्होंने गद्दी संभाली, या फिर पहली बार वो किंग बने। और 1166 में उनकी जन्म हुआ था। और उसके बाद अपने आसपास के अब सारे नेबर्स के साथ लगभग लगभग वो कन्फ्लिक्ट में थे 1180 में, क्योंकि एक्सपेंड करना था उनको भी। और लगभग लगभग 16 ईयर्स से उनका एक अच्छा खासा मिलिट्री करियर शुरू हो गया था। अब जैसे कि हम इस मैप में देख सकते हैं, चौहान, अब पास में गढ़वाल है, नीचे परमार हैं, यहाँ सोलंकी हैं, तोमर हैं, चंदेला हैं। तो आसपास अब अगर अपन को एक्सपेंड करना है तो इधर गढ़वाल से लड़ाई होगी, इधर परमार से होगी, सोलंकी से होगी, तोमर से होगी। तो लगभग लगभग जो राजपूत थे, ये मैं लास्ट में ही बताया था कि राजपूत थे वो आपस में ही लड़ रहे थे। और इनका आपस में लड़ने का कारण ही इनके डाउनफॉल का कारण बना। और इंडिया में मुस्लिम इन्वेशन सक्सेसफुल हो पाया। किसके कारण? इनके आपस में लड़ने के कारण ही। पृथ्वीराज चौहान आसपास के सभी रूलर्स से कन्फ्लिक्ट में थे। कुछ अगर इनकी मेन कन्फ्लिक्ट देखी जाए तो 1182 में बैटल ऑफ महुआ हुई। परमाल किंग चंदेला किंग थे जो परमाल, उनको डिफीट कर दिया था। तो अलाउद्दीन किसकी तरफ से लड़ रहे थे? चंदेलाओं की तरफ से। तो 1182 में बैटल ऑफ महोबा में अलाउद्दीन मारे गए थे। अलाउद्दीन का अगर आपने नाम सुना हो बुंदेलखंड एरिया में, तो इनकी बहुत फोकलोर फेमस है। उसके बाद फिर इनका नेक्स्ट टारगेट कौन हुआ? वो पृथ्वीराज चौहान का गुजरात और परमार नेक्स्ट टारगेट। जैसे कि यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं, गुजरात जिसमें सोलंकी और ये परमार नेक्स्ट टारगेट हुए। और भीमा सेकंड उस टाइम गुजरात में रूल कर रहे थे। और एक चीज़ याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी को सिर्फ पृथ्वीराज चौहान ने नहीं हराया, मोहम्मद गोरी को इससे पहले 1178 में भीमा सेकंड भी हरा चुके हैं। बेसिकली आंसर हमेशा भीमा सेकंड दिया जाता है, बट उस टाइम मूलराज सेकंड का रूल था। तो अगर आपको मूलराज सेकंड ऑप्शन में दिया हो तो मूलराज सेकंड लगाना, अगर भीमा सेकंड ऑप्शन में नहीं दिया हो तो। और अगर भीमा सेकंड दिया है तो भीमा सेकंड ही लगाएंगे। अगर भीमा सेकंड है तो हमेशा प्रायोरिटी भीमा सेकंड को देंगे। 1178 में भीमा सेकंड ऐसे रूलर हैं जिन्होंने मोहम्मद गोरी को डिफीट किया था, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के सोलंकी रूलर हैं। सेकंड ने इस बार, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान ने एक्सपेंड करने की कोशिश की गुजरात की तरफ, तो इन्होंने फिर पृथ्वीराज चौहान को भी डिफीट कर दिया। मीन्स पृथ्वीराज चौहान गॉट डिफीटेड फ्रॉम दी भीमा सेकंड ऑल्सो। और रानी की वाव जो इसने बनवाई थी वो भीमा दी फर्स्ट थे। और पृथ्वीराज चौहान ने लेकिन इसके बाद फिर से इन पर अटैक किया, और इस बार पृथ्वीराज चौहान ने इनको डिफीट कर दिया। तो ऐसे ही कि एक बार ये जीत गए, एक बार जीत गए, और एट द एंड पीस ट्रीटी दोनों के बीच साइन हुई। और ये डिसाइड हुआ कि पृथ्वीराज चौहान अब अपना सदर्न एक्सपेंशन बंद कर देंगे। तो जब पृथ्वीराज चौहान अपना सदर्न एक्सपेंशन बंद करेंगे, चौहान से अपना सदर्न एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, तो चौहान किस साइड एक्सपेंड करेंगे? वेस्ट की साइड। और जब चौहान वेस्ट की साइड एक्सपेंड करेंगे, और जो अपना घुरिद एम्पायर था वो अपना वेस्ट की साइड एक्सपेंड क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि खोरिज में एम्पायर था। तो अब ये किस साइड एक्सपेंड कर रहा है? ईस्ट की साइड। तो अब इन दोनों का टकराना लगभग लगभग डेफिनेट हो चुका है। अब इन्होंने क्या ईस्टर्न एक्सपेंशन चालू किया? किसने? अपने घुरिद एम्पायर ने। घुरिद एम्पायर के ईस्टर्न एक्सपेंशन चालू हुआ। और ताबर हिंद पंजाब हरियाणा में एक बैटल जोन बन गया। किसके बीच? घुरिद के और चौहान के बीच, चौहान के बीच। मोहम्मद गोरी 1173 में 1206 तक अफगानिस्तान में रूल करना चालू किया। मोहम्मद गोरी बेसिकली जब भी कोई भी इंडिया में एंटर होता है ना, तो सुलेमान रेंजेस के थ्रू एंटर होता है, जो कि पाकिस्तान में है। उस टाइम तो इंडिया का ही हिस्सा था सब कुछ। तो जब पाकिस्तान से एंटर होता है तो सुलेमान रेंजेस के थ्रू। तो लेकिन सुलेमान रेंजेस में ये है खैबर पास, ये है बोलन पास, और ये है गोमल पास। तो ये गोमल पास से एंटर करते हुए ये थार डेजर्ट से होते हुए डायरेक्ट गुजरात भीमा द सेकंड से लड़ा था। ठीक है। और यहीं इसने पंजाब का मुल्तान और ये उच्च एरिया कैप्चर कर लिया था। फिर लेकिन अगली बार जब ये आता है 1191 में लड़ने के लिए, किससे? पृथ्वीराज चौहान से। तब ये खैबर पास से होते हुए आता है, और यहाँ कहीं जाके इसकी ये लड़ाई होती है। किसमें? बैटल ऑफ तराइन होती है।
क्योंकि यहाँ से ये इधर ईरान था तो ये साइड एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, इनको ये नीचे नहीं कर पा रहे, इनको इधर एक्सपेंड करना था, तो यहाँ पे आके एक बैटल जोन बन जाता है। और 1186 में फिर ये लेकिन फिर पंजाब एनेक्स कर लेता है खैबर पास के उत्तर। पंजाब जब एनेक्स करता है मोहम्मद गोरी, तो हम पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा जनरल का रोल देखते हैं। उसके पृथ्वीराज चौहान, पीसी मीन से पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान फिर कन्फेडरेसी बनाते हैं। घुरिद की आर्मी बहुत बड़ी है मोहम्मद गोरी की, तो अकेले लड़ना पॉसिबल तो है नहीं, तो ये कन्फेडरेसी बनाते हैं और अजमेर से लेकर दिल्ली तक मेन बहुत सारे रूलर्स को इकट्ठा करते हैं घुरिद से लड़ने के लिए। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है जिसमें मोहम्मद गोरी को डिफीट मिलती है किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान से डिफीट मिलने के बाद मोहम्मद गोरी जैसे तैसे बच निकलता है और तबर हिंद में जाके, तबर हिंद के फोर्ट में जाके छुप जाता है। तो गोरी जैसे तैसे करके वहां से भी निकल जाता है और कहाँ पहुंच जाता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जाकर वो अपनी आर्मी रिग्रुप करता है और ये 12 महीने वो अपनी आर्मी यहाँ पे रिग्रुप कर रहा होता है, फिर से और अच्छी कर रहा होता है, बना रहा होता है, क्योंकि समझ आ गया था कि राजपूत को हराना हंसी खेल तो है नहीं। और राजपूत क्या कर रहे हैं यहाँ पे 12 महीने तक फोर्ट को सीज करके बैठे हैं, घेराबंदी करके बैठे हैं, तो आर्मी उनकी थक चुकी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 12 महीने तक अगर आप घर से दूर रहोगे तो खाना पीना उतना मिलेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आर्मी में थकावट आ जाती है। जैसे कि अभी हम रशिया और यूक्रेन युद्ध में भी देख रहे हैं कि एक फैटिग आ रहा है रशियन सोल्जर्स में, इवन यूक्रेनियन सोल्जर्स में, क्योंकि अब इतने लंबे समय तक नहीं लड़ा जा सकता है। और तबर हिंद में फिर मोहम्मद गोरी की आर्मी सरेंडर कर देती है, लेकिन मोहम्मद गोरी नहीं मिलता, क्योंकि मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान में अपने आप को रिग्रुप करता है और 12 महीने तक यहाँ पृथ्वीराज की आर्मी टायर्ड हो चुकी थी। और जो कन्फेडरेसी थी, इस कारण कन्फेडरेसी के भी कई सारे रूलर्स ने, जो नेक्स्ट टाइम 1192 में फिर से कन्फेडरेसी बनी, उसमें काफ़ी रूलर्स, आधे रूलर्स ने अपनी आर्मी ही नहीं भेजी, क्योंकि उनकी आर्मी थक चुकी थी। और 3 रीज़न कह सकते हैं हम कि पहला, मोहम्मद गोरी और स्ट्रांग होकर आया, दूसरा कन्फेडरेसी कमज़ोर पड़ी, और तीसरा कि जो खुद की आर्मी थी, जो बची आर्मी थी, वो भी टायर्ड थी। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है 1192 में, और जिसमें कि वीक कन्फेडरेसी होने के कारण जयचंद का फॉल आउट हो गया था, जयचंद ने लड़ने से मना कर दिया था। रीज़न कई दिए जाते हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासों में लिखा हुआ है कि संयोगिता से प्रेम विवाह कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने, इसलिए जयचंद नहीं माने। संयोगिता जो कि जयचंद की बेटी थी, गढ़वाल रूलर ऑफ कन्नौज। जयचंद कहाँ के रूलर थे? गढ़वाल के, कन्नौज के। ये हमने अभी मैप में भी देखा था। गढ़वाल कहाँ है? ये रहा गढ़वाल। चौहान की हारने के बाद कई हिस्टोरियन के अलग अलग मत हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार दिया था, कुछ कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को ही अजमेर का यहाँ वापस रूलर बना दिया था, कुछ हिस्टोरियंस अलग कहते हैं। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज कि कैसा क्या रहा था, लेकिन इट इज़ अ कंफर्म फैक्ट दैट कि अजमेर में फिर भी चौहान रूलर्स तो रूल कर रहे थे, क्योंकि जो कॉइन्स वगैरह मिलते हैं उनसे पता चलता है कि अजमेर में चौहान रूलर्स का रूल इसके बाद भी था। और चौहान रूलर में मेनली जो गोविंद राज थे, किसके? पृथ्वीराज चौहान के सन, वो अजमेर में रूल कर रहे थे, लेकिन उनके अंकल थे राज को क्योंकि बच्चे थे तो उनको गद्दी से हटा के गद्दी हटिया ली। और गोविंद में जिस डायनेस्टी में हम जिसका नाम सुनेंगे, हमीर देव का। हाँ, तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड हो जाते हैं, और पृथ्वीराज चौहान का जो बेटा था गोविंद राज, वो सन रूल कर रहा था। और उसके बाद रणथंबोर में भी चौहान थे, जहाँ की हमीर देव का हम बाद में नाम पढ़ेंगे जब भी हम राजपूत रूलर्स की हिस्ट्री कवर करेंगे। 94 में जयचंद से भी लड़ाई होती है, और जयचंद भी जो गढ़वाल रूलर्स थे वो भी 1194 में जयचंद गॉट डिफीटेड। जयचंद हार जाते हैं। उसके बाद तो आप ये नहीं कह सकते पहले कि वो जो कहते हैं जयचंद ने देश को धोखा दिया था, क्योंकि टेरिटरी को बचाने में लगे हुए थे या टेरिटरी को एक्सपेंड करने में लगे हुए थे। तो उसमें जब पृथ्वीराज चौहान इन पर अटैक कर रहे थे तो आपस में भी लड़े हुए थे, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। बाद में देखा जाए तो जयचंद खुद भी उसी एम्पायर से लड़े, मोहम्मद गोरी से लड़े, और फिर वो भी वहां पर हार गए। और मेनली लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा था, जयचंद पर गढ़वाल रूलर से मेन अटैक करने का कारण था क्या था कि मेन इनको बंगाल पर अटैक करना था, क्योंकि बंगाल बहुत ही फर्टाइल है और यहाँ पे सी एक्सिस भी है। यहाँ पर अब कौन आ गए? यहाँ पर घुरिद का कब्जा हो गया है आफ्टर डिफीटिंग दी पृथ्वीराज चौहान। तो अब यहाँ पे इनको किसको अटैक करना है? बंगाल को। और बंगाल को अटैक करने के लिए बीच में कौन आ रहा है? बीच में आ रहा है गढ़वाल। तो यहाँ पे ये गढ़वाल को डिफीट करते हैं 1194 में। और मेनली बंगाल में उस टाइम कौन सी डायनेस्टी थी? सेना किंग्स थे। सेना किंग्स में मेन रूलर कौन थे? एक समानता, एक बलाला, और तीसरा लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जिसको डिफीट किया। और घुरिद का जब बंगाल पे अटैक चालू हुआ तो इसी में हम किसका नाम पढ़ेंगे अब? बख्तियार खिलजी का। मोहम्मद गोरी 1194 में रिटर्न आता है। बैटल ऑफ चंदावर होती है, जिसमें कि जयचंद
मोहम्मद गोली वर्सेस जयचंद, और जयचंद हार जाते हैं। उसके बाद इन्होंने वहाँ के आसपास के काफ़ी टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय किया, वहाँ की उसकी वेल्थ लूटी, और बनारस अजमेर लगभग लगभग इन सिटी काफ़ी नुकसान पहुंचाया और डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एक चीज़ देखेंगे कि इसके बाद फिर इन्होंने ग्वालियर, कलिंजर, बयाना इन फोर्ट्स को भी कैप्चर किया। इसका कारण क्या था? इस मैप में आप देखेंगे कि जब भी कोई यहाँ पे है तो यहाँ से जो सोलंकी रूलर्स हैं इनके इन्वेशन का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो हमको इस वाले पूरे एरिया को सिक्योर करना है। तो इसको पूरा सिक्योर करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? ग्वालियर का किला, इधर पूरे अपने राजस्थान के किले, और इधर ये बयाना का किला। तो इन फोर्ट्स को कैप्चर करने के लिए इन्होंने क्या किया? ये सारी जो बैटल्स हुई वो इन फोर्ट्स को कैप्चर करने के लिए हुई। आज फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गोरी, जिसको कि किसने, भीमा सेकंड ने हरा दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको भी हरा दिया? उसी भीमा सेकंड को मार दिया, लेकिन एनेक्स नहीं कर पाया गुजरात। भीमा सेकंड को हरा दिया बट एनेक्स नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि लोकल जैसे ही आर्मी आई, इन्होंने भीमा सेकंड को हराया, जैसे ही आर्मी वापस गई तो लोकल रूलर्स ने वापस से कब्जा कर लिया। तो हम अगर देखें तो मोहम्मद गोरी 2 भाई थे। तो मोहम्मद गोरी गजनी से रूल कर रहा था, उसके ब्रदर को उसने घुर दे दिया था। बख्तियार खिलजी बंगाल दे दिया था कि आपको और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली दे दिया था रूल करने के लिए। तो बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, उनको पूरा मैसेकर कर दिया उन लोगों का, और लाइब्रेरी को जला दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि लाइब्रेरी जो थी वो हफ्तों तक जलती रही थी। देवर बर्न्ट फॉर दी वीक्स। मतलब इतनी सोचिए वहाँ पे कितनी ज़्यादा बुक्स रखी होंगी कि वो हफ्तों तक जलती रही थी। ये हम देखेंगे कि ये है घुर और ये है गजनी। ये दोनों ही एरिया कहाँ पड़ते हैं? अफगानिस्तान में। तो यहाँ से घुर से कौन रूल कर रहा था? उसका भाई। और गजनी से कौन रूल कर रहा था? मोहम्मद गोरी खुद। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के पास में पड़ता है, और इन्होंने कैप्चर क्या कर रखा था? ये वाला एरिया, पूरा पंजाब वाला एरिया। और यहाँ से फिर ये और इनके अटैक्स चालू हो गए थे। बख्तियार खिलजी, जिसने कि कहाँ पे अटैक किया था? बंगाल में। अब अगर आप एक चीज़ देखें, बंगाल में क्या चलता था? हॉट स्टेट काफ़ी चलता था। तो ये क्या किया कि डायरेक्ट अटैक तो कर नहीं सकता था, क्योंकि डायरेक्ट तो इतनी बड़ी सेना बंगाल तक लाना, ऊपर से लक्ष्मण सेन के पास भी एक अच्छी खासी सेना थी, उसको हराना, तो ये काफ़ी टफ पड़ जाता। तो इसने क्या किया? 1206 में जो हॉर्स मर्चेंट थे उनका बेस धारण करके डायरेक्ट लक्ष्मण सेन की कैपिटल में घुस गया, और कुछ चंद सैनिकों के साथ एकदम अटैक कर दिया। तो इस कारण लक्ष्मण सेन को अपनी कैपिटल, जो नवद्वीप कैपिटल थी, वहां से भागना पड़ा उस सडन अटैक के कारण। और इसने जो लखनौती था और नवद्वीप था उसको कैप्चर कर लिया। लेकिन लक्ष्मण सेन ने भाग जरूर गए, लेकिन फिर उन्होंने अपना जो रूल था वो सोनार गांव, बांग्ला, जो कि आज की तारीख बांग्लादेश में पड़ता है, वहां से अपना रूल कंटिन्यू किया। और यहाँ पर कौन रूल करने लगा? बख्तियार खिलजी। इवन बख्तियार खिलजी ने रूल क्या करने लगा? अपनी इंडिपेंडेंट एम्पायर लगभग लगभग प्रोक्लेम कर दिया था, और खिलजी डायनेस्टी बसा दी थी। क्योंकि जो रूलर थे अपने मोहम्मद गोरी, वो काफ़ी दूर थे, इवन बांग्लादेश से आज भी काफ़ी दूर पड़ते हैं। तो मतलब कि अगर हम ट्रेन या उससे भी ट्रैवल करें, प्लेन से, तो भी हमको काफ़ी टाइम लगता है। तब तो हमको हॉर्स वगैरह से ट्रैवल करना रहता था, तो काफ़ी दूर था। तो इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर लगभग लगभग घोषित कर दिया था। हालांकि वहाँ से भी इसको लेटर आ गया था कि अब आप रूल करें बंगाल को, पर उसने हंसते हुए कहा कि अब मेरे से तुम क्या ही बोलोगे। इसने क्या किया? लेकिन अब इसको भी एक्सपेंड करना था, तो इसने भी, अगर देखें तो अब वेस्ट में कौन बैठा है इसके? यहाँ कौन बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब ये एक्सपेंड करने के लिए कहाँ जाएगा? ये एक्सपेंड करने के लिए फिर अपने ईस्ट में जाएगा। तो ईस्ट में कौन है? कामरूप डायनेस्टी। अब ईस्ट में जैसे ही ये कामरूप डायनेस्टी में ब्रह्मपुत्र वैली में एक्सपेडिशन करने गया, इसने क्या सोचा कि मैं चाइना तक पहुंच जाऊंगा। इंसान क्या है, कुछ ख्वाब कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े देखने लगता है, और जब इंसान ख्वाब ज़्यादा बड़े देखता है और ओवर एक्साइटेड होता है, तो वहाँ उसका डिफीट चालू होता है। तो कामरूप में जैसे ही इसने अटैक किया, क्रॉस्ड अर्थ पॉलिसी को फॉलो किया। इस क्रॉस्ड अर्थ पॉलिसी क्या होता है कि अर्थ पे कोई भी चीज़ खाने लायक, पीने लायक मत छोड़ो। जहाँ जो भी कुएं हैं उनमें जहर डाल दो, फसल है वो जला दो। तो इसकी जो जैसी जो आर्मी थी वो असम में जाके फंस के रह गई। क्यों? क्योंकि ना कुछ खाने को मिला ना पीने को मिला, और इस कारण ये जैसे तैसे करके वापस तो आ गया, लेकिन इसकी आर्मी लगभग लगभग वहाँ खत्म हो गई, और ये भी काफ़ी कमज़ोर हो गया और बीमार पड़ गया। और जैसे ही ये बीमार पड़ा तो इसके खुद के आमिर ने इसको मार दिया। और यहाँ पे बख्तियार खिलजी, जैसे ही बख्तियार खिलजी मारा तो इसकी कुछ टाइम के लिए इसके बेटे को रूलर बनाया गया। फिर आफ्टर दैट टाइम वो खिलजी डायनेस्टी लगभग लगभग खत्म हो गई। और 1206 में मोहम्मद गोरी था, वो अगेन इंडिया आया, अगेन इंडिया, और इसकी फाइनल कैंपेन थी, या इसको कह सकते हैं कि लास्ट कैंपेन थी। 1206 में क्यों थी? क्योंकि खोकार का विद्रोह हो गया था। कहाँ पर? वेस्टर्न पंजाब में। तो उसको दबाने के लिए, खोकार एक वार लाइक ट्राइब है, तो लेकिन ये विद्रोह तो दबा दिया गया और काफ़ी मसैकर किया गया पूरी ट्राइब का। लेकिन इसी के बाद ये अभी दिल्ली की तरफ जा रहा था, वापस जा रहा था, तो घुरी को, मोहम्मद गोरी को
एक फेनेटिक मुस्लिम ने मार दिया। और उसने बोलने का रीज़न क्या दिया मारने का, कि ये जो टर्क्स होते हैं, मैंने जो शुरुआत में बताया था आपसे कि ये टर्किश ओरिजिन का था, ना कि अरब ओरिजिन का। तो उसने बोला कि जो अरब्स होते हैं दे आर द रियल मुस्लिम्स, और जो टर्क्स होते हैं वो तो सिर्फ पैसे के लिए या फिर रूल के लिए, अपने अच्छे रूल को अच्छा करने के लिए जबरदस्ती मुस्लिम सेक्ट में कन्वर्ट हो गए। एक्चुअली द अरब्स आर द रियल मुस्लिम्स, वो ऐसा मानना था उसका। और इस कारण उसने मोहम्मद गोरी को मार दिया। और जिस जैसे को तैसा अपन कह सकते हैं, क्योंकि इसने भी इंडिया में अगर देखा जाए तो काफ़ी मंदिर तुड़वाया, फोर्स कन्वर्सन किए, लोगों को मारा। और यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने लेक्चर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और ये हमारा लेक्चर सेकंड था। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा वो मस्ट श्योर पहला लेक्चर ज़रूर देखें। और ऐसे ही करके हम धीरे धीरे सारे लेक्चर आते रहेंगे। और मेडिवल इंडिया में जितने भी अब पूरा अपना कहाँ तक, मुगल एम्पायर तक कवर करेंगे। बीच बीच में हम जो भी ज़रूरी लेक्चर्स रहेंगे, जैसे कि अगर विजयनगर से कोई लड़ाई हुई थी तो ये एम्पायर्स भी कवर कर लेंगे। साथ में हम, मैंने जैसे बोला है, राजपूत एज के ऊपर भी एक दो लेक्चर जो जो इतने भी बनेंगे वो अपन बन। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप इन टच। जैसे कि आपको ये लेक्चर 3 जल्दी मैं लाने की कोशिश करूँगा जितने जल्दी हो सके, और लेक्चर 3 की अपडेट आपको मिल जाए। और मैंने जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको पीडीएफ इस लेक्चर की उस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। और बाकी भी जितनी अपडेट्स रहेंगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू।